तो कैसे हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी। हाय टू एवरीवन। सारे लोग कैसे हैं आप लोग? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बड़ा प्यारा सा है और बड़ा अच्छा सा है। आज का सेशन बड़ा प्यारा सा है और अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। तो पहले तो समझने की बात यह है कि देखो लेजीनेस से नुकसान क्या क्या होता है। तो लेजीनेस से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि इंसान काम करने की इच्छा उसके अंदर कम होते जाती है और धीरे धीरे वो ये इस काम करने की इच्छा को छोड़ देता है। और जैसे ही वो इंसान काम करने की इस इच्छा को धीरे धीरे कम होता है उसके अंदर ये छोड़ देता है, वो इंसान अपने आप को हर एक चीज में पीछे पाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप काम नहीं करोगे, आप किसी चीज में आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप धीरे धीरे होते 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 रेस से बाहर होने लगोगे। और जैसे जैसे आप रेस से बाहर होगे, हर एक पड़ाव के बाद आपका मोटिवेशन और टूटेगा, क्योंकि बेसिकली आप लोगों से हार रहे हो। और इन सारी चीजों के कारण से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। आप ये बिलीव करना छोड़ देते हो कि आपसे हो सकता है। ये लेजीनेस का सबसे खराब चरण है, या एक ऐसा पड़ाव है। कहते हैं ना कि कैंसर में एक ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद मौत तय है, लाइक लास्ट स्टेज। तो लेजीनेस का यही वो लास्ट स्टेज है जब इंसान ब्रेकडाउन में जाता है, जब वो इंसान खुद पर बिलीव करना छोड़ देता है कि यार वो कुछ कर सकता है, ही इज और शी इज वर्थ समथिंग। ये लेजीनेस की सबसे खराब चीज है। तो लेजीनेस इतना सिंपल नहीं है, और रियलिटी में अगर देखा जाए तो लेजीनेस को इतना कहते हैं ना कि बहुत ही कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इसको एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको डील करना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा विलंब किए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए जी। अब मुद्दा क्या है? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला जरूरी ये है कि आप लेजीनेस के बारे में जानें कि आपका शत्रु है कौन। क्योंकि शत्रु कौन है ये जानना इसलिए जरूरी है, तब तो आप उसके खिलाफ काम करोगे। अब लेजीनेस कोई इंसान तो है नहीं कि भाई ये इंसान है इससे रिश्ता तोड़ दिया। कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको मार सको। हाँ, लेजीनेस में एक्चुअली में तुम खुद ही हो वो इंसान जो इसको कर रहे हो। तो लेजीनेस का एक्चुअल में रीजन तुम हो, और इसका दो खास रीजन होता है। लेजीनेस का मतलब आलस्य का दो खास कारण होता है। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। तो आपके अंदर आलस्य जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक शारीरिक आलस्य होता है और एक मानसिक आलस्य होता है। अब शारीरिक आलस्य क्यों होता है? भाई शारीरिक आलस्य के बड़े कारण हो सकते हैं, और शारीरिक आलस्य को एक हद तक ट्रीट किया जा सकता है और ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। शारीरिक आलस्य मतलब अब मान लो तुम थके हुए हो, या तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई, या तुम बहुत ज्यादा फिजिकली एक्सर्टेड हो। से फॉर एग्जांपल तुम स्कूल गए थे, वहां पे तुमने फुटबॉल खेल लिया, हॉकी खेल ली, या तुम्हारे पैर में चोट है, या कुछ भी ऐसा। तो फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है, और फिजिकली अगर इंसान लेजी है या फिर ऐसा कुछ है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बट इसको भी ट्रीट करना जरूरी है। अब मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि सर ना मैं बीमार हूं, ना मैं क्रिकेट खेलने गया, ना मैं कहीं और गया, बट फिर भी मैं उठता हूं ना तो मेरे को कमर में दर्द होता है। सर मैं थोड़ा देर पढ़ता हूं ना तो मेरे सर में दर्द सा होने लगता है। तो इसको कहते हैं हैबिचुअल लेजीनेस। मतलब आदतन तौर पे ये इंसान आलस्य है, आदतन तौर पे ये इंसान आलस्य में रहता है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कुछ चीजें करनी बड़ी जरूरी है। जैसे पहला, फिजिकल लेजीनेस को ट्रीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? द फूड यू कंज्यूम। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता दो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आप सारे लोग गूगल तो चलाना जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा गूगल होता है। अब सारे लोग क्या किया कीजिए कि गूगल को में जाकर आप जो फूड खाते हैं दिन भर, या जो फूड आपको बहुत पसंद है, आप उसके बारे में गूगल पे सर्च करके उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाला कीजिए। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसा ही सर्वे कर रहा था। तो मैंने गूगल पे बस लिखा कि जैसे मान लो मैं एक दिन में एक रोटी और एक दाल खाता हूँ, ठीक है। तो अगर एक रोटी है और प्लस एक कटोरी दाल है तो उसके कैलोरीज कितने आए। और मैंने वहीं पे एक रोटी रखी और एक कटोरी चिकन रखा, सेम अमाउंट का। मान लो 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम चिकन है, ठीक है। तो यू वोंट बिलीव इट, बट दोनों के कैलोरीज में जमीन आसमान का अंतर था। जमीन आसमान मतलब आई एम नॉट सेइंग इवन कि इसमें 5 कैलोरी ज्यादा था, इसमें 5 कैलोरी कम था, ऐसा नहीं था। और इसका बड़ा लेजिटिमेट रीजन वहां पे दिया हुआ था। क्या?
लेजिटिमेट रीजन ये था कि यार प्रकृति में, इन्वायरमेंट में सनलाइट आता है, सनलाइट से सारी चीजें बनती हैं। तो आप सारे लोगों ने 10% रूल पढ़ा होगा, ट्रॉफिक लेवल पे 10% रूल होता है। सन की 10% एनर्जी प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो दाल वहीं से बनता है, उस सन की 10% एनर्जी से। नहीं, वो 1% रूल रहता है, हाँ 1% रूल रहता है। सन की 1% एनर्जी ये प्लांट कंज्यूम करता है, और इस प्लांट को खाने वाला चिकन, वो मतलब इस पल्स को खाने वाला चिकन, वो इस पल्स का 1% एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब इसके अंदर 1% एनर्जी होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप 99% एनर्जी को छोड़ रहे हो। तो मैंने सोचा हो सकता है ये नॉनवेज है, ये मांसाहारी भोजन है, इसलिए ऐसा होगा। फिर मैंने वेज में सर्च किया। मैंने सोचा कि यार अच्छा क्या लगता है, तो अच्छा तो मेरे को बहुत बढ़िया चाउमीन लगता है, मतलब मेरे को नहीं लेकिन जनरली जो लोगों को लगता है तो चाउमीन। तो मैंने सोचा कि 100 ग्राम चावल मतलब 100 ग्राम दाल चावल अगर खाते हैं तो 100 ग्राम चाउमीन ले लेते हैं, और आप 100 ग्राम चाउमीन को डाल के देख लेना। तो मैंने जब 100 ग्राम चाउमीन डाला उसमें, यू वोंट बिलीव क्या डेटा आया। इसमें हुआ क्या कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सुपर हाई आई इसके कंपैरिजन में। बोले ये क्या बात हो गई। मैं सोचा अरे अच्छा, चाउमीन खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब अब तो मैं हर रोज चाउमीन खाऊंगा। बट फिर मैंने देखा, बट दिमाग में तो ये था ना कि चाउमीन अच्छी चीज नहीं होती। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, मैंने देखा ऐसा काहे भाई, ये रोटी चावल रोटी दाल का कैलोरीफिक वैल्यू कम आ रहा है और इसका ज्यादा आ रहा है। तो मैंने देखा क्या कि कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप जब जो फूड खा रहे होते हो तो उसमें फैट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, और बाकी सारी चीजें जिससे जिससे एनर्जी मिलती है, वो सारी चीजों का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बट बॉडी काम कैसे करता है, बॉडी काम ऐसे करता है कि बॉडी में आप जब फूड देते हो तो वो सबसे पहले कार्ब को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले तोड़ता है, उसके बाद वो मतलब इसको तोड़ता है, क्या कहते हैं, फैट को तोड़ता है, नहीं फैट नहीं, उसके बाद प्रोटीन तोड़ता है, सॉरी प्रोटीन तोड़ता है, उसके बाद फैट तोड़ता है। आपको पता है फैट इज बेसिकली क्या कहते हैं वो जो बचाया हुआ पैसा है, पिगी बैंक। हाँ, फैट को हम बेसिकली बॉडी का पिगी बैंक कहते हैं। फैट से एनर्जी तभी निकलती है जब बॉडी किसी रेस्क्यू मिशन पे होता है, या जब बॉडी में बहुत मुश्किल हालात होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में ही फैट से एनर्जी टूटती है। तो ये जो चाउमीन था, इसमें फैट का कंटेंट बहुत हाई था, सुपर हाई, इसके कारण से एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही थी, बट कार्ब का कंटेंट काफी लो था। मतलब रेडिली अवेलेबल एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन ऐसी एनर्जी जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और उस दिन काम देगी जब आप सच में मरने वाले टाइप की स्थिति में हो गए ना, कि कहीं से खाना नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे हैं 10 दिन से। तो जब तुम भूखे प्यासे 10 दिन से रहोगे ना, तब ये चाउमीन वाली एनर्जी निकल कर आएगी, आजा बेटा अब मैं तेरी मदद करता हूं। तो रियलिटी में हमारे आसपास, और मतलब ये मैं बेसिकली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में ये दिया हुआ था कि ऐसा नहीं है कि हमारे फूड्स अच्छे नहीं हैं, हमारे फूड अच्छे हैं, लेकिन हमारे फूड में आजकल जब हम मतलब इंसान ने जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट किया और जैसे जैसे खाने की चीज़ों को डेवलप किया है, तो इंसान ने कुछ ऐसे तरीके से खाने की चीज़ों को डेवलप कर लिया है कि जिसमें एनर्जी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है, और हमारा बॉडी उसका आदी नहीं है। हमारा बॉडी फैट तोड़ के कभी भी फूड नहीं बना सकता है, मतलब फैट को तोड़ना वो एकदम लास्ट स्टेज होता है उसका, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है। इसीलिए जो जो लोग जिम करते हैं वो लोग केला खाते हैं, क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट्स उसको तुरंत मिलते हैं। लेकिन डॉक्टर इसीलिए बटर या घी खाने से रोकता है, क्योंकि उसमें फैट है, एनर्जी वहां से भी आती है लेकिन उसमें फैट है, तो आपको फैट नहीं खाना है। तो अब देखो ये एक एग्जांपल दिया मैंने। अब ऑब्वियसली मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं, मेरा नाम अमृत राज भी नहीं है, और मैं कोई ऐसा जिम एंथुसियास्ट भी नहीं हूं, बट मैंने आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की कि आपके आसपास ये सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास दाल भी है, आपके आसपास चिकन भी है, चाउमीन भी है, बर्गर भी है, सब है, लेकिन कौन सा खाना खाकर तुम एनर्जेटिक फील करोगे, ये एक सिंपल सा साइंस है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, ये एक सिंपल सा साइंस है। आप गूगल पे सर्च कर लो और अपने खाने की लिस्ट को वैसा बनाओ। देखो, मोमो खाकर अच्छा तो बहुत लगेगा, बर्गर खाकर फील गुड तो बहुत आता है, बिकॉज उसमें मेयोनीज रहता है, बढ़िया सा आलू टिक्की रहता है, चिकन रहता है, अच्छा बहुत लगेगा। लेकिन जीभ को अच्छी लगने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमारे हेल्थ को भी अच्छा बनाए।
हमारे को वो एनर्जी दे। और जब ये एनर्जी नहीं देगा तो इसीलिए इंसान हमेशा थका थका फील करता है। यूएस में रिसर्च किया गया था और वहां पे पता चला कि बच्चों के अंदर लास्ट डेकेड से इस डेकेड में, मतलब उन्होंने 2010 से लेके 20 वाला डेकेड लिया था, तो यूएसए का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने डेटा निकाला कि 2010 से लेके 2020 में 0 से लेके 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों में 62% ज्यादा ओबेसिटी आ गई है कंपेयर टू लास्ट डेकेड। मतलब लास्ट डेकेड में अगर ओबेसिटी का परसेंट कुछ 100 मतलब 10% रहा होगा, तो वो 10% में 62% का ग्रोथ हो गया है इस डेकेड में। बच्चे इतने तेजी से ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, फिर भी उनके अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि अब खेलने कूदने का पूरा माहौल खत्म हो रहा है। मतलब वो चाहते नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब तुम ये खाओगे तो कहां से खेल पाओगे, समझ रहे हो? तो फूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक सारे लोग को क्लियर है? अब जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बता भी दो, फूड इतना मैंने कहा है, आप में से आप लोगों का मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका फेवरेट फूड क्या क्या है? ओबेसिटी मतलब बेटा, ओबेसिटी मतलब मोटापा। आप लोगों का क्या है फेवरेट फूड? क्या है? जरा मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। घी किसका फेवरेट फूड होता है भाई? सर मैंने सुना है 14 आवर्स मिनिमम पढ़ना है तो तो आईआईटी क्लियर है। इज इट ट्रू? ऐसा कुछ नहीं है। मोमोज, समोसा, आइसक्रीम, पनीर बटर मसाला, मोमोज, पिज्जा, चिकन, घी भी नहीं खाना। ऐसा नहीं घी नहीं खाना है, थोड़ा कंट्रोल में खाओ। सोया चाप, समोसा, एप्पल, सोए क्या होता है? डोसा, वेज बर्गर, बटर चिकन, मोमो, चिकन फ्राई, नॉर्मल फूड, राइस पल्स, घी का घर का देसी खाना। अच्छा क्या मोमो। अच्छा तुम सारे लोग चैट को देख पा रहे हो क्या? अभी जरा देखो ना। देखो मेरे को सच में मतलब लिटरली आश्चर्य होता है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम चैट्स क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के चैट क्या आ रहे हैं? मैक्सिमम बच्चों के चैट आ रहे हैं मोमो, समोसा, उसके बाद पिज्जा, उसके बाद चिकन बटर मसाला, या फिर पिज्जा, सॉरी पनीर बटर मसाला, और भाई इसी टाइप के फूड्स। सच बता रहा हूं, मतलब तभी तो मेरे को लगता था ये यूएस वाले पागल हो गए, उन्होंने सही रिसर्च नहीं किया है। बट मेरे को लगता है कि अभी इंडिया में भी ये रिसर्च होना बाकी है। बट जिस दिन ये रिसर्च हुआ, सच में इंडिया में भी यही हालत निकलेगी। देख बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, हम अच्छा खाते हैं, हम हेल्दी खाते हैं, हम पानी पूरी खाते हैं। वाह मेरे लाडले, वाह मेरे शेर, तुम पानी पूरी खाते हो? कितना हेल्दी खाते हो बेटा। हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखे पानी पूरी खा खा के तो इतने स्ट्रॉन्ग बोन्स रखे थे। पानी पूरी नहीं खाते हमारे दादा परदादा लोग, पता नहीं क्या होता उनका। पानी पूरी खाने वाले लोग कम से कम 150 साल जीते हैं। वाह बेटा वाह, मजा आ गया। करेले की सब्जी, इतना झूठ तो ना बोल साने थे, ये तो मैं भी जानता हूं तुम लोग कितना करेला खाते होगे। चलो खैर, एनीवेज आपके सामने ही है इसीलिए आपकी ये स्थिति है। तो कृपया करके देखो, मेरा काम है सजेशन देना, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। कृपया करके आप लोग अपने फूड हैबिट्स को अच्छा कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ड शुगर, ठीक है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे भी एक बच्चा बोल भी रहा था गो फॉर जिम। अच्छा तुमको पता है क्या, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इसमें बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लूंगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा, एकदम कोरिलेट कर पाओगे। मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने दादाजी के साथ स्कूटर पे जा रहा था, मतलब जा रहा था क्या, हमेशा जाता था। तो मेरे दादाजी स्कूटर चलाते थे, तो अब तुमको पता है दादाजी लोग स्कूटर चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, लाइक घूं ब्रेक, घूं घूं घूं, मतलब वो थोड़ा थोड़ा चलाते हैं एकदम। मतलब मैंने आज तक अपनी पूरे जीवन में अपने दादाजी को गाड़ी को 30 के स्पीड के ऊपर कभी देखा ही नहीं, पूरी जिंदगी नहीं। ठीक है, और ये सुनना, ये बहुत कोरिलेटेबल एग्जाम्पल है। तो मैंने जब अपने दादाजी को स्कूटर को कभी 30 के स्पीड पे ऊपर नहीं चलाते देखा, और वो कभी गाड़ी किसी को नहीं देते थे, लाइक किसी को नहीं, अपने बच्चों लोग, मतलब मेरे पिताजी लोग को भी गाड़ी नहीं देते थे, लाइक मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, तुम अपनी गाड़ी चलाओ के आओ, ऐसा टाइप से। तो खैर एनीवेज, फिर दादाजी कुछ टाइम के बाद बूढ़े हो गए, उनके पैरों में दिक्कत हो गई, तो वो गाड़ी चलाना बंद कर गए। तो पिताजी लोग के पास तो गाड़ी ऑलरेडी थी, तो हम बच्चे लोग आए, पोता लोग उनके, तो दादा के हमेशा दिल के बहुत करीब होते हैं पोते लोग, तो उन्होंने हमें गाड़ी दे दी। भाई सच बता रहा हूँ, वो अच्छी खासी
मेरे को लगता है बजाज उजाज की किसी की स्कूटर रही होगी, अच्छी खासी बढ़िया स्कूटर। हाँ, और हम लोग मतलब हम सारे भाई लोग उसको चलाने की कोशिश किए, भाई पूरा एक्सीलेटर दे रहे हैं, वो गाड़ी 40 के ऊपर जा ही नहीं रही है। अरे हो क्या गया इस गाड़ी को मैकेनिक को दिखाया, उसने बोला नहीं भैया सब सही है, एक्सीलेटर सही है, गियर ऑयल सही है, मोबिल सही है, बट ये गाड़ी 40 के ऊपर जा ही नहीं रही है। और सेम कंपनी हमारे चाचा के पास भी थी, हमने उनकी स्कूटर चलाई, वो 60-70 आराम से जा रही थी। तो मतलब जब हम लोग बैठे ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे तो हमने सोचा ये हो क्या गया, ये स्कूटर खराब हो गया क्या बाबा का, बहुत पुराना भी है। तो हमारे भैया मतलब हम सारे लोगों ने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में यही निकला कि बाबा ने, हमारे दादाजी ने उस स्कूटर को कुछ भी कम तो 15-20 साल सिर्फ 30 के स्पीड पे चलाया है। अब चाहे जो कर लो वो स्कूटर 40 पे से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी आदत हो गई, उसका पूरा इंजन वैसा बन गया है। और तुमको पता है ये जब एक मशीन के साथ हो सकता है तो इंसान के साथ तो ये 10 गुना ज्यादा एप्लीकेबल होता है। जब आप हर रोज बड़े आराम काम करने के लिए अपने बॉडी को ट्रेन करते हो ना, कि एकदम आराम से चिल मार के सोफे पे बैठना है, मूवी देखना है और पॉपकॉर्न खाना है, तो बिलीव मी अगर किसी दिन तुमको दौड़ना पड़ जाए 1 किलोमीटर, तो भाई 1 किलोमीटर में ना, 1 किलोमीटर बहुत दूर की बात है, तुम 100 मीटर में ना मतलब कुत्ते की तरह हाफने लोगे। ऐसा देखा है लोगों को, मैंने देखा है, सच बता रहा हूं, मैंने देखा है। तो तुम लाइक यू विल स्वेट लाइक अ पिग, बिलीव मी, ऐसा होगा, सच बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बॉडी को उसकी आदत नहीं है। देखो एक यही सेम इंसान है जो शायद दिन में 10 घंटे बोल के पढ़ाता है। कोई भी इंसान से मैं जब बात करता हूँ बोलता आप 10 घंटे बोल कैसे लेते हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। मेरे ही जैसा इंसान कोई सरहद पे है जो 10 किलोमीटर क्या 25 किलोमीटर एक दिन में भाग लेता है। मेरे से 25 किलोमीटर बोलो, 2500 मीटर भी जाने बोलोगे ना, 2.5 किलोमीटर, मैं वो भी नहीं भाग पाऊंगा। 2500 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, 250 मीटर भी भाग लूं बहुत बड़ी बात है, बहुत टाइम से नहीं दौड़ा हूं। लेकिन मैं वही सेम इंसान हूं जो मैं एक दिन में 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दौड़ता था। आई स्टिल रिमेंबर दैट बिकॉज मैंने रनिंग काफी की है। इट्स ऑल अबाउट द हैबिट दैट यू पुट फॉर द बॉडी। अब ये फिजिकल एक्टिविटीज का क्यों इंपॉर्टेंस है, जब आप अपने शरीर को आदत लगा देते हो ना हर रोज बहुत फिजिकल एक्सर्शन करने का, तो बॉडी की आदत लग जाती है, बॉडी की अच्छी सी आदत लग जाती है हर रोज उतना कैलोरी बर्न करने की। मतलब आपका बॉडी उतना कैलोरी बर्न करेगा, तो आपके बॉडी में कभी भी अननेसेसरी का फैट नहीं जमा होगा और आप कभी शिथिल नहीं फील करोगे। इट्स जस्ट लाइक एक ऐसा मोटर बाइक है जो खूब चलता है, तो यार वो मोटर बाइक कभी भी मतलब खराब होएगा क्या? वो मोटर बाइक जो रखा रहता है वो हमेशा स्टार्ट होने में दिक्कत देगा, लेकिन जिस मोटर बाइक से आपके मम्मी या पापा हर रोज काम पे जाते होंगे वो कभी स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज चल रहा है। तो सेम आपकी भी स्थिति है, अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम कर रहे हो तो आपको काम करने में ना कभी थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोने में बैठे हुए हो, पड़े हुए हो, तो किसी दिन अगर आपको ऐसा कोई लात मार के बोले ए उठ काम कर, तो बहुत सारे पुर्जों में दर्द हो जाएगा, तुम चालू नहीं हो पाओगे। सच बता रहे, ये एकदम फैक्ट है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी जरूरी है। नेक्स्ट, स्लीप एंड वेकअप टाइम। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दिन भर नींद आती है? लाइक दिन भर सर नींद सा फील होता रहता है सर, लाइक सर पता नहीं क्यों, मैं सोता तो हूँ या सोती तो हूँ लेकिन नींद आती रहती है। स्कूल में भी आती है थोड़ी, कोचिंग में तो आती ही आती है, फिर उसके बाद लाइक हमेशा कभी भी हमें सोने बोल दो सर हम सो जाएंगे, लाइक हमें सोने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब वी आर चैंपियंस फॉर इट। देखो मी वालों की संख्या गिन लो मी वालों की संख्या, और देखो सारे यूनिक हैं, कोई भी 2 बार नहीं बोल रहा है, शर्म के मारे बेचारे 2 बार नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन देखो मी की संख्या देख लो, दोपहर में बेचारे शर्माते हुए वेदांत जी बोल रहे हैं सर सिर्फ दोपहर में सोते हैं। और कितने टाइम सोना चाहते हो वेदांत? सुबह भी सोना चाहते हो, दोपहर भी सोना चाहते हो, शाम भी सोओगे, रात भी सोओगे। भाई दोपहर और रात सो रहे हो, 2 टाइम सो रहे हो, अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। देखो इतने सारे बच्चे, बहुत ज्यादा, साक्षी दुबे सर बहुत ज्यादा नींद आती है, अच्छी बात है। तो देखो समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है, तुम्हें हमेशा नींद क्यों आती रहती है। पहला कि आप मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे बोल रहे हैं सर हाँ बहुत नींद आती है, तुम रात को जाते होगे बेड पे तो जरूर ऊपर ऐसे आंख बड़ी बड़ी खुली रहती होगी, क्योंकि रात को जब सोने जाते हैं तो अंधेरा, तो रूम तो पूरा अंधेरा होता है, रूम अंधेरा है, आंखें बड़ी खुली खुली रहती है, और फिर याद आता है आज स्कूल में ना साक्षी ने ऐसा किया, मन तो किया मारो उसको ये पकड़ के,
लेकिन मैडम सीरियसली छोड़ दिया यार। लेकिन उसके बाद ना फिर अच्छा हाँ पापा ने ये बोला था, पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों बोला। अच्छा हाँ 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 हाँ, अच्छा मैडम ने भी ये काम किया था। और उस वक्त बेड पे तुमको दुनिया जहान की सारी बातें याद आती हैं। फिर तुमको ये भी आता है ओ शिट यार अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, और यार मेरे को ऑर्डर करना था मोबाइल का मोबाइल का मोबाइल का मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे हाँ अच्छा अच्छा, अरे ये भी आया, ये नया वाला एकदम लेटेस्ट डिजाइन है यार, लेटेस्ट पैटर्न है। फिर तो पूरा अमेजोन देख लिया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया, लेकिन लेने के लिए पैसे है नहीं, तो मम्मी पापा दिलाएंगे। अच्छा ठीक है कार्ट में डाल के रख लेते हैं, ऐड टू कार्ट किया, फिर वो सेव फॉर लेटर करके मोबाइल रख दिया, आधे घंटे मोबाइल चलाया, फिर से सोचना चालू। अरे यार फिर उसका, और हर इस सोचने के बीच में ये थॉट जरूर आता है, सो क्यों नहीं रहे हो मैं, अरे यार सोना है, कल सुबह स्कूल जाना है, शिट शिट शिट, नींद क्यों नहीं आ रहा, नींद क्यों नहीं आ रहा, ऐसा पलटी पलटी मारा, नींद आना चाहिए, नींद आना चाहिए, फिर से सोचना चालू। ये हर इंसान करता है। रात को नींद आएगी नहीं, लेट से सोओगे, सुबह लेट से उठोगे, दिन भर सोता सोता फील करोगे, फिर लगेगा हमें नींद तो बहुत आती है। यही है हर घर की कहानी बेटा, है ना, है ना, सच बता रहा हूं, मेरे को पता है मैं सच बता रहा हूं। अब मुद्दे की बात क्या है भाई देखो इसमें एक ही उपाय होता है, रात को सोने के पहले ठंडे पानी से पैर धो, कोल्ड वाटर से ठंडे पानी से आप अपना पैर धो, खासकर पैर पे पानी गिरनी चाहिए। और दूसरा, हो सके तो मेडिटेट करो, हो सके तो मेडिटेट करो, इससे काफी आसानी से नींद आती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो चीजें करते हो, स्लीप एंड वेकअप टाइम अपने आप सुधर जाएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, और इसीलिए मैं इस पे अब ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। देखो ये बुरी आदत है, तुमको ही पता है, सुधार लोगे बहुत फायदा होगा, नहीं तो दिन भर ऐसे ही नींद नींद आता रहेगा और ये लेजीनेस बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, मेंटल लेजीनेस। अब मेंटल लेजीनेस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ठीक कर लिए ना तो बेटा जंग जीत जाओगे। क्योंकि मेरे को लगता है 90% लोगों के अंदर ये मानसिक आलस्य घुसा हुआ है, उनको फील नहीं होता काम करने का, लाइक मन नहीं करता अंदर से काम करने का, मन करता बैठे रहे, मन करता आराम करें, कोई समझ नहीं आ रहा क्यों पढ़ना चाहिए, काहे के लिए काम करना चाहिए, काहे भागना चाहिए। तो ये जो मन वाला आलस्य है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ सर, वो मुझे पता है, ये आप हाँ अग्री कर रहे हो, वो मुझे बात पता है, बट ये मेंटल लेजीनेस सबसे बड़ा एविल है। ठीक है, चलिए, तो पहला सबसे बड़ा कारण क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। जैसे तुम कभी किसी से मिलना, अपने बड़े भैया दीदी अंकल आंटी, किसी से, कोई ऐसा इंसान जो बड़े जोश में बात करे तुमसे, और क्या हालचाल, सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, सब बढ़िया, अरे मेरी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज में खनक है, उसको तुमको तुमको उससे बात करके महसूस हो जाएगा कि उसके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस। और तुम देखना वो इंसान कभी शांत नहीं बैठेगा, मतलब यू विल नेवर सी दैट पर्सन कि वो कोने में एक कुर्सी पकड़ के बैठा हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इंसान अलग से पूरे भीड़ में अलग से चमक जाएगा। तुम हर के घर में एक ऐसे अंकल आंटी मामा मामी चाचा चाची ऐसे होते हैं जो पूरे जोश में आते हैं, सब बच्चों को परेशान करते हैं, भले अरे तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो ऐसा ऐसा, लेकिन खूब बोलते हैं, खूब बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और वो मामा मामी चाचा चाची जो भी है, वो काम भी बहुत करते हैं, वो कभी बैठे रहने वाला इंसान नहीं है। तो देखो एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल लेजीनेस का कि आपका खुद पे से बिलीफ कम होना, आपका अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कम होना। आपको ये नहीं फील होता है दैट यू आर एडिंग वैल्यू टू एनीथिंग। जब इंसान को ये महसूस होने लगे ना कि मैं हूं चाहे नहीं हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इंसान के अंदर की खुशी कम हो जाती है। जब उसी इंसान को ये बताया जाए ना कि यार तुम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट लड़की हो, तुम्हारे बगैर तो ये घर चल ही नहीं पाएगा, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुशी ही नहीं है, तुम्हारे बगैर तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो इंसान अपने जिंदगी का जब मतलब समझने लगता है ना, वो बहुत खुश हो जाता है, और ये खुशी से वो बहुत सारे काम कर लेता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस मतलब को खोजिए, अपने अंदर वो बिलीफ को वापस से रीइंस्टेट कीजिए कि यार मेरी ज़िंदगी का बहुत कोई एक बड़ा मतलब है, एक बड़ा मकसद है। और अगर कोई मकसद नहीं मिल रहा, कोई मतलब नहीं मिल रहा, अर्थविहीन लग रहा है, तो माता पिता से बात करो, पूछो अपनी माँ से कि माँ मैं जब पैदा हुआ था या मैं जब पैदा हुई थी तो तुमको कैसा फील हुआ था। शी विल टेल यू, बिलीव मी। जैसे मेरे को मेरी माँ बहुत मतलब कई बार बताती थी, मेरे को मेरी माँ बताती थी कि हर्ष तुमको पता है
तुम जब हुए थे तो तुम हमारे पहले बच्चे थे और पहला बेटा था, मतलब पहला बच्चा हमारा हुआ था और बेटा था, सारा घर बहुत खुश था। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं तुम्हारे लिए ये करूं वो करूं, और तुम्हारे लिए पता है हर्ष, मैं नेपाल से काजू किशमिश मंगवाती थी। तो मेरे को सुन के बड़ा अच्छा सा लगता, मेरे को लगता था अच्छा मेरे लिए ये होता था। मम्मी बोलती थी तुम्हारे लिए जो बच्चे को तेल लगाते हैं ना, तो तुम्हें मैं सरसों तेल नहीं लगाती थी, तुम्हारे लिए आलमंड्स ऑयल मंगवाया जाता था। बोला अच्छा ऐसा। तो मेरे पिताजी फार्मा की कंपनी में थे, तो वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से मिल जाती थी। तो व्हेन आई यूज्ड टू हियर दीज थिंग्स ना, मेरे को लगता था अच्छा आई वाज सो प्रेशियस, मैं इतना इंपॉर्टेंट था। तो माँ बोलती थी हाँ और क्या, तुम जब आए थे तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे को लगता था मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। तुम्हारे पापा तो चले जाते थे बाहर काम करने, फिर मेरा मन कैसे लगता था, तो जब तुम आ गए थे तो हम दिन भर तुमसे बात करते रहते थे। तो जब मैं माँ की ये बातें सुनता था ना, तो मेरे को लगता था अच्छा मैं माँ के लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ क्या। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट दीज थिंग्स एक्चुअली ड्रॉ अ लॉट ऑफ पर्पस इन योर लाइफ। तब मेरे को महसूस होता था कि अच्छा मेरी माँ मेरी वजह से बहुत खुश हुई है, मेरी माँ को मेरी खुशी से बहुत खुशी महसूस होती है। तब मैं और मेहनत करता था। फिर मेरी माँ मेरे छोटे वाले भाई को बताती थी कि तुमको पता है यश, जब तुम्हारा भैया हुआ था ना तो मैं बहुत खुश रहती थी, मैं खूब काजू किशमिश खाती थी इसलिए मैं मोटी हो गई थी, तब तुम हुए इसलिए तुम भी बहुत खुश रहते हो। तो ही ऑल्सो यूज टू गेट पर्पस। देखो ये बहुत छोटी सी चीज़ है बेटा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ तुम अपनी ज़िंदगी में खोज लोगे ना, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे होने की वजह से बहुत खुश हैं। जो तुम वहाँ पे हो इसकी वजह से वो ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, भले वो तुमको बोले ना बोले। ये बात महसूस करने से यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, फाइंडिंग अ पर्पस, और धीरे धीरे फिर अपनी लाइफ का पर्पस भी मिल जाएगा। तो ज़रूरी यह है कि खुश होना सीखो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इन्वायरमेंट। अब देखो सेल्फ बिलीफ का नहीं होने का एक बड़ा कारण इन्वायरमेंट भी होता है। जैसे आज के युग में, आज के वक्त में हमारा परिवार एक ऐसा एंटिटी हो गया है जो अक्सर बच्चों को खासकर नीचे खींचता है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम ये सुनना चाहते हो। तुम ये सुनना क्यों चाहते हो अब मैं बताता हूं। देखो तुम सारे लोग अपने आसपास ऐसे रिलेटिव से जरूर घिरे हुए होंगे जो रिलेटिव आके बोलते होंगे अच्छा तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है जी, मनोज क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, भैया हमारा लड़का तो अभी 10वीं दिया है, अभी 11वीं का जेई कर रहा है। अच्छा जेई कर रहा है, कितना आया 10वीं में, कितना आया तुम्हारे लड़के को? भैया हमारे लड़के को तो 82% बने हैं। 82% में मनोज अपने लड़के को तुम जेई करवा रहे हो, जिंदगी का बहुत बड़ा गलत फैसला ले रहे हो। जो है ना शर्मा, शर्मा का बच्चा का 90% आया था, वो भी जेई भेजा था कोटा, जाके सब एकदम बर्बाद हो गया। तुमको लगता है तुम्हारा लड़का 82% में जेई कर देगा? बर्बाद कर रहे हो। अब बेचारा बाजू में मनोज का लड़का सुन रहा है खड़ा होके, ऐसे ही पापा दिन भर गाली देते रहते हैं, सामने से आके बड़े पापा ने या मामा जी ने और बोल दिया, अब तो गई। अब पापा रात को आए, पापा का मूड खराब है क्योंकि सब्जी में नमक नहीं है, पापा ने लगा दिया लड़के को, लौंडे को 2-4 हाथ लगा दिया, कर क्या रहे हो तुम, पढ़ते लिखते नहीं हो, इतना पैसा दे रहे हैं तुमको, समझ में आता है कहां से पेट काट के दे रहे हैं अपना, एक एक खून की कमाई दे रहे हैं तुमको, पढ़ाई लिखाई तुमको है नहीं, पूरी दुनिया लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, किसी का IIT जेई निकाल दो, शर्मा जी के लड़के का IIT निकल गया, तुम क्या कर रहे हो? 82% लेकर आए थे 10वीं में नंबर। बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, 82% तो सर पापा हो गए उसके, 6 महीना हो गए उसके, लेकिन बापू आज घर ही आ रहे हैं। अब ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस एक दो हो तो चलेगा। अब भाई हमारा भारतीय परिवार अक्सर मिलता जुलता रहता है, कभी बर्थडे पे तो कभी एनिवर्सरी पे, तो कभी छोटे वाले बेटे के बर्थडे पे, कभी बड़ी वाली बेटी के बर्थडे पे, कभी उनका प्रमोशन का पार्टी है तो कभी उसके यहाँ छठियार है, कभी उसके यहाँ शादी है, हमेशा ही मिल जाता है। साल में मतलब साल में कम से कम 10-12 बार तो मुलाकात हो ही जाती है। अब जितनी बार मुलाकात हो यही बात हो, बेचारों बूढ़े लोगों के पास है भी क्या बात करने के लिए, बच्चे ही तो होते हैं मामला उनका। तो अब ऐसी स्थितियों में बच्चों को यह लगता है कि हमको दबा के रखा गया, मतलब हमको तो मार ही दिया गया, हमको तो कोई बोलता ही नहीं अच्छा है। अब हमको मतलब मेरे को पर्सनली एज ए टीचर क्यों लगता है कि तुम लोग गलत सोचते हो। क्यों? देखो वो वाला कहानी सुन, वो वाला पोयम सुने हो ना, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। क्या था उसका एक लाइन, तुम
तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कितने पत्थर फेंकोगे। मैं तो ये वाला जो लाइन है, मैं उसको अभी पूरा याद नहीं आ रहा है मेरे को। पत्थर पे लिखी मैं इबारत हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो देखो मेरे को क्या लगता है ना कि ये तुम्हारे जिंदगी के वो पत्थर हैं जो तुम पे फेंके जा रहे हैं, और बार बार इन पत्थरों से जब तुम टूटते जाओगे ना, तो तुम एक बड़ा मतलब कठोर स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बन पाओगे। विश्वास मानो, किसी का जीवन ऐसा नहीं होता जिसके यहां ताने नहीं होते। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं, मैंने इतना ताना सुना है, मतलब मैंने ये तक सुना है, अरे तेरा बाप तो चोर था, तू भी तो चोर ही बनेगा। मैंने ऐसे ऐसे शब्द सुने। जैसे मेरे टाइम पे तो चीजें और हार्श होती थी, क्योंकि मेरे टाइम पे फैमिलीज और ज्वाइंट होती थी, तो जब ज्यादा ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो उसमें ऐसी चीजें चलते रहती है। तो मैंने बहुत ज्यादा बुरी चीजें सीखी है, सुनी है। तो ऐसा नहीं था कि मेरे आसपास मेरे परिवार में मुझे गलत बुरा नहीं बोला गया, और हर के परिवार में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। तुम्हारा कोई परिवार अनोखा नहीं है बेटा। तो अगर तुम ये सोचते हो ना कि सर मेरा परिवार तो मुझको मोटिवेट नहीं करता, अरे किसी का नहीं करता। परिवार मोटिवेट करने वाला ऐसा लाखों करोड़ों में एक आध दो होता है, समझ रहे हो। तो ये सोचना बंद करो कि सर हमारा इन्वायरमेंट खराब है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्वायरमेंट एक फैक्टर होता है, तो अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बनाओ ना यार। अपने अपने एक आध दो रिलेटिव्स को चुन लो जो तुमको अच्छा बोलते हो। सच बता रहा हूं, मेरे परिवार में एक इंसान ऐसा नहीं था, माता पिता को छोड़ के। तो मैंने एक आंटी को अपना दोस्त बना लिया था, सच बता रहा हूँ। मेरे बिल्डिंग में नीचे रहती थी और इंग्लिश अच्छा बोलती थी, तो इंग्लिश जो भी बोलता था मेरे को उससे ऐसे ही प्यार हो जाता था। लेकिन मेरे को लगता था बहुत काबिल इंसान है, पहुंचा हुआ है। तो वो आंटी मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि इंग्लिश बोलती थी, तो मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और दूसरा, वो आंटी का बहुत अच्छा आदत ये था कि वो मेरी बातें सुनती थी, और कोई सुनता ही नहीं था। सब बोलता अरे पागल हो गया, बक 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 करते रहता है, चुप रहो। तो वो इकलौती ऐसी आंटी थी जो मेरा बात सुनती थी, और मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती हो गई थी, और मैंने उन्हीं को अपना दोस्त बना लिया था। मैं उनसे बहुत सारी बातें करता था, मतलब वो मम्मी की फ्रेंड थी, तो क्या कहते हैं, मम्मी की वो फ्रेंड थी, तो मम्मी से हमेशा मिलने आती रहती थी, तो मैं उनसे बहुत बात करता था। तो मम्मी हमेशा बोलती थी अरे हट, हमेशा तुम ही बात करने लगता, हमको बात करने देगा। तो लेकिन वो मेरे को मोटिवेट करती थी। तो यार मैंने अपने एनवायरनमेंट में उन आंटी को डाल दिया था। मेरे दोस्त थे, एक दो दोस्त थे, मतलब मेरे दोस्त ही नहीं बनते थे। मैं क्या करता, तो मेरे एक दो दोस्त थे जो मेरे को मोटिवेट करते थे, मैं उन दोस्तों को रखता था। तो यार अपना एनवायरनमेंट अपने हिसाब से बना लो, क्यों रिलेटिव्स के भरोसे बैठे हो। बट इस एनवायरनमेंट को अच्छा करो, इससे फायदा बहुत होगा। और जो खराब एनवायरनमेंट है उसके लिए रोना बंद करो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, लैक ऑफ पर्पस। ये एक और सबसे बड़ी चीज है। देखो एक बात मैं बहुत बार बोलता हूं, वो ये, ऐसा जितना बच्चा है ना जिसकी माली हालत खराब है, माली हालत खराब है मतलब जिसका बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है या सोशल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, दोनों ही। मान लो फाइनेंस अच्छा है लेकिन सोशल खराब है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको लोग बेइज्जती की नजर से देखते हैं। जनरली ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको बेइज्जती की नजर से देखते हैं, या फिर इज्जत है बट फिर भी पैसा नहीं है। तो अगर आपका फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस खराब है तो मेरे को तो लगता है कि यार ये तुम्हारे लिए ना सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए। भाई तुम्हें तो रात दिन एक कर देना चाहिए, पागलों की तरह लग जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम जिस स्थिति में आज हो, अपने माता पिता को आज की स्थिति से कम 10 से 20 गुना या 100 गुना ऊपर लेकर जाओ। आज अगर तुम्हारे बाबूजी 10,000 रुपए कमाते हैं ना, तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि यार इसमें कम से कम ना, मतलब मैं 100 गुना लगा दूं, मैं 10,000 का 10 लाख रुपए महीना कमाऊं, मैं अपने बाप को ऐसी जिंदगी दे पाऊं जहां पे मेरा बाप 10 लाख रुपए महीने वाला बच्चा का बाप कहलाए, उसको लगे अरे भाई साहब मेरा बेटा, मेरा बेटी। तो ये आपका एम होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस अगर खराब है, अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली हो, तो तुम्हारे लिए तो यार एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। नहीं पढ़ोगे तो कहां जाओगे, कहां करोगे नौकरी, भाई कौन देगा नौकरी। भाई 10,000 बाबूजी जो 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं वही तुमको भी करनी पड़ेगी, फिर बाबूजी की जो स्थिति है वही स्थिति तुम्हारी भी होगी। तो भाई तुम्हारे लिए तो कोई उपाय नहीं है, तुम्हारे लिए तो मतलब यही उपाय है कि तुमको रगड़ना है अपने आप को, जितना रगड़ोगे खुद को उतना निखरोगे। और जो बच्चों के पास फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ठाक है, मान लो माता पिता कमाते हैं 30-40,000 50,000 रुपए कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
अब उनको क्या करें भाई, वो बेचारे गरीब नहीं तो गरीब बन के मोटिवेशन लेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। देखो एक बात बहुत अच्छी कही गई है, बड़े बुजुर्गों ने ग्रंथों में कहा है। कहावत एक ये है कि पूत सपूत तो धन संचय काहे का, पूत कपूत तो धन संचय काहे का। ये दोहा है। इसका अर्थ ये होता है कि पूत सपूत मतलब, पूत मतलब बच्चा, अगर सपूत निकल जाए, सपूत मतलब अच्छा बच्चा निकल जाए, तो धन संचय काहे का, मतलब फिर धन संचय आपको करने की आवश्यकता क्या? वो तो अगर अच्छा लायक बच्चा निकल गया तो भाई वो आपको बहुत धन ला के देगा। और पूत कपूत तो धन संचय काहे का, मतलब अगर वही पूत, वही बच्चा कपूत निकल जाए, खराब बच्चा निकल जाए, तो भी धन संचय काहे का। क्योंकि अगर बच्चा खराब निकल गया तो चाहे आपने जितने करोड़ जमा करके रखे हैं, वो बच्चा आपका सब बर्बाद कर देगा। तो मुद्दे की बात यह है कि बेटा अगर तुम्हारे माता पिता के पास बहुत पैसा है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम काबिल नहीं हो ना तो तुम उसको संभाल कर रख ही नहीं पाओगे। ये एकदम फैक्ट है। सालों करोड़ मतलब करोड़ों सालों से यही चलता आया है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है ना, तो तुमको 100 रुपए दें, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, तुम सब बर्बाद कर दोगे। तो आप पढ़ाई इसलिए मत करो कि आपको पैसे चाहिए, आप पढ़ाई इसलिए करो कि वो जो पैसा तुम्हारे बाबूजी तुमको दे के फिर जाएंगे अपना परलोक धाम, जो तुम्हारे पिताजी माताजी आपके नाम जो हिस्सा करेंगे, जो जायदाद करेंगे, उसके बाद तुमको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। तुम अपने बच्चों की नज़र में तो एक इज्जतदार बाप या माँ बनना चाहोगे ना, जैसे आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए इज्जतदार हैं। क्या चाहते हो? तुम्हारे बच्चे तुमको गाली दें, हट बुढ़वा को कुछ नहीं आता, भाई यहाँ से, आता जाता कुछ है नहीं, खाली बाप बन के बैठा है। ऐसा नहीं करोगे ना। तुम भी चाहोगे ना कि तुम्हारा बच्चा सब तुमको इज्जत से बुलाए, तुम्हारे पास काबिलियत होना चाहिए। तुम दिन भर घर में बैठे रहोगे, या मान लो जो पुश्तैनी जायदाद है उसी से खाओगे, तो कोई भी इज्जत करेगा? कोई नहीं इज्जत करेगा। और काबिलियत नहीं होगी तो उस पैसे को बढ़ा नहीं पाओगे, और फिर धीरे 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 करके एक टाइम पे जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज चाहे जैसी स्थिति में, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक टाइम था मैं एक बच्ची को पढ़ा रहा था, मैं वो साल नहीं बताऊंगा नहीं तो बच्ची का नाम उजागर हो जाएगा। एक जगह एक कोचिंग में मैं जब पढ़ाता था तो मैं एक बच्ची को पढ़ा रहा था। वो बच्ची के पिताजी बहुत बड़े आदमी थे। बहुत बड़े आदमी मतलब उस बच्ची ने बताया मुझे, मतलब उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी ने एक असिस्टेंट रख रखा था, जो असिस्टेंट सिर्फ उनके मोबाइल का मैसेज पढ़ता था, मैसेज और व्हाट्सएप पढ़ता था और उसको रिप्लाई करता था। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था। मतलब महीने का 15-20 करोड़ रुपए कमाते थे, इतने बड़े थे। तो मैंने उस बच्ची से बोला कि बेटा तू पढ़ती काहे नहीं है? तो बोली कि सर पढ़ के क्या करूँगी, पापा के पास इतना पैसा है, मैं पढ़ के क्या करूँगी। तो मैं बोला बेटा पैसा है वो तो ठीक है, लेकिन जब तू पढ़ेगी नहीं तो वो पैसा को संभालेगी कैसे? तो वो मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी। तो बोली सर मैथ्स को संभालने के लिए मेरे को क्या ज़रूरत है, वो मुनीम चाचा हैं, वो मतलब जो भी अकाउंटेंट चाचा हैं, तो वो सारा देख लेते हैं, वो सारा हिसाब देख लेते हैं, पापा भी नहीं देखते हैं। हम बोले बेटा ऐसा नहीं है। फिर हम उनके पिताजी को बुलाए, और बोले कि देखिए सर आपकी बेटी ऐसा ऐसा कह रही है, अब अगर आप ही ये सब बात सिखाएंगे घर पे तो बच्ची कहाँ पढ़ पाएगी। तो उन्होंने सच में, मतलब सच बता रहा हूँ, ये एकदम रियल घटना, वो मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, बोले सर सच बता रहे हैं, माँ की कसम खाते हैं, हमने आज तक अपनी बेटी को ऐसा नहीं सिखाया। हम तो रोज़ बोलते हैं अपनी बेटी को कि पढ़ लो, और हमारी बिटिया समझती नहीं है। और उस दिन उन्होंने मेरे सामने बताया, वो बोले कि सर आज हम अपनी दुर्दशा बताते हैं, हम 8वीं पास है सर, और हम 8वीं पास है, भगवान की दया से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, करोड़ों का धंधा है मेरा, लेकिन आज इस करोड़ों को ना हम सर 100 करोड़ कर सकते हैं, हमको पता है मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, लेकिन हम कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम कोई भी कहीं पे भी अंग्रेजी में किसी से बात नहीं कर पाते। कोई अंग्रेजी लिखा हुआ हो ना तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, और इससे इतनी बेइज्जती महसूस होती है कि हम कभी अपना बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया ले नहीं जा पाए। और वो ये बात अपनी बेटी के सामने बोले, और वो बोले कि सर इसको लगता है कि पैसा सब बहुत आसानी से आ जाता है, और ये पैसा हमेशा देखी है ना, इसलिए कभी मेहनत नहीं करती है। लेकिन हम इसको क्या बताएं कि ये पैसा जिस दिन हम काम करना छोड़ देंगे, ये सारा पैसा खराब हो जाएगा। और वो ये बात अपनी बेटी को समझाए। मुझे नहीं पता उसके बाद उनकी बेटी समझी कि नहीं समझी, वहां से फिर मैं चला आया था। लेकिन ये रियलिटी है बेटा, फैक्ट है। तुम अपने माता पिता से पूछना जो पैसा कमाते हैं, ये जिनके पास अच्छे पैसे हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है। और उन्होंने अगर पैसे कमा लिए ना तो वो पैसा खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। अगर आप काबिल नहीं हो, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो एकदम फैक्ट बता रहा हूं, आज से अपने अंदर वो पर्पस डालो कि तुमको एक काबिल इंसान बनना है। हर इंसान की इज्जत उसके काम से होती है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे माँ बाप के नाम से नहीं होगी, ये फैक्ट है। तो अगर आज से मेहनत करना शुरू करोगे, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए खुद से मेहनत करोगे, तो तुम्हारी इज्जत होगी। ठीक है, ये एकदम 200% का फैक्ट बता रहा हूं। तो अपने लाइफ में पर्पस वहीं से ड्राइव कीजिए।
अपना कुछ पैशन खोजिए, पैशन खोजोगे अच्छा बन जाओगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि भाई लेजीनेस को रिमूव करने के लिए आपको अपना मेंटल और फिजिकल लेजीनेस दोनों को रिमूव करना होगा। अगर फिजिकल लेजीनेस आपके अंदर है तो आप उसको दूर कीजिए अपनी आदतों को बदल के। सुबह उठिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। और अगर मेंटल लेजीनेस है तो उसके लिए अपने दिमाग पे उपचार कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको आज के सेशन की हर एक बात समझ आई होगी और आप उन बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे। अब आज का सेशन लगा कैसा और इसमें क्या चीज़ें कमी थी, क्या ज़्यादा था, क्या बेहतर था, क्या ख़राब था, ये फीडबैक मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड एट द सेम टाइम अगला सेशन आपको किस चीज़ पे चाहिए, इस चीज़ को भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।